प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब बच्चों। आज का जो टॉपिक हम लेंगे वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। कल हमने डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो नाम से ही पता लगता है कि यदि दो वेक्टरों की मल्टीप्लाई करें और उनसे जो हमें मिलने वाली फिजिकल क्वांटिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, तब इस टाइप के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। यानी इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये डेफिनेशन हुई, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। हम इसकी डेफिनेशन और कैसे देंगे? मेनली डेफिनेशन फॉर्मूला के आधार पर ही देते हैं। मान लिया एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। तो इनकी जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है तो वो होती है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच जो एंगल बनता है उसका साइन। तो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। क्योंकि दो वेक्टरों की मल्टीप्लाई करने पर हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ हम लिखते हैं बच्चों एन कैप। ये एन कैप क्या है? यदि दो वेक्टरों की मल्टीप्लाई करने पर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तब इन दोनों वेक्टरों के बीच डॉट नहीं बल्कि क्रॉस का निशान लगाते हैं, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम डेफिनेशन बोलेंगे। डेफिनेशन मेनली इसी के आधार पर बोला जाता है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। अब देखो ये सब क्या है, प्रोडक्ट है किसका? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये क्या है, ए इसका मैग्नीट्यूड है और ये बी क्या है, इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है। यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। तो ये डेफिनेशन हुई। वेयर एन कैप क्या है? एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है जो किसे रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमें पता है वेक्टर में दो चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ एन क्यों लिया गया? एन फॉर नॉर्मल। नॉर्मल कैसे? एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर ये है बी। तो इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। इसे ए वेक्टर, इसे बी वेक्टर बोलेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। तो दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन बैठेगी? ये डायरेक्शन बैठेगी। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की होगी। और ये जो डायरेक्शन है ये दोनों को मिलाने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हमने क्या कहा? एन कैप कहा। तो यहाँ पे जो एन नॉर्मल, किसके नॉर्मल? बोथ वेक्टर ए एंड बी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कल हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर ए वेक्टर है और बी भी वेक्टर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी थी। और जबकि ए वेक्टर, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये कंप्लीट भी क्या है? एक वेक्टर है। और वेक्टर में दो चीज़ होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी। और ये एन कैप जो इसीलिए लगा, यूनिट वेक्टर है। एन फॉर नॉर्मल, ऐसे समझ सकते हैं, नॉर्मल टू द बोथ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे भी डेफिनेशन लिख दिया। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। हम मान लेते हैं दो वेक्टर ए और बी इंक्लाइंड है थीटा एंगल पर, देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये रिप्रेजेंटेशन होगा किसके इक्वल टू होगा? ए बी साइन थीटा और एन कैप। ये एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ए बी। उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये होगा उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है।
ये डायग्राम हो गया ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब रही बात कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट बैठेगी वो कि कैसे निकालेंगे कि ये दोनों के परपेंडिकुलर तो होगी, ये तो डायरेक्शन नीचे की ओर भी हो सकती है, तो नीचे की ओर क्यों नहीं है। तो ये इसकी जो डायरेक्शन फाइंड आउट की जाती है, ज्ञात की जाती है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल से ज्ञात की जाती है। राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या है, कैसे समझिए एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कोई पैंच है और उसे हमें कसना है, तो ये इसमें चूड़ियाँ कसी हुई होती हैं इस तरीके से, तो जब इसे टाइट करेंगे तो राइट हैंड से, सपोज करिए हाथ में पेंचकस है स्क्रू ड्राइवर, तो उससे जब इसे कसेंगे तो ये डायरेक्शन क्या होगी हमारे हाथ की। तो अगर वो कहता है देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आपको रोटेट किस डायरेक्शन में करना, ए से बी की ओर करना। तो ए से बी की ओर जब हम ऐसे स्क्रू करेंगे, इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कोई पेंच है और इसको हमें कसना है और ये हमारे पास पेंचकस है, तो इस पेंचकस की सहायता से ये पेंच इस डायरेक्शन में तब आगे बढ़ेगा जब हम इसे किस डायरेक्शन में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। इस तरीके से जैसे ये पेन है, ये पेंचकस की तरह समझ लीजिए और ये आगे इसके पेंच है, तो इसे इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तभी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से जैसे एक वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है, तो और हमें ऊपर की ओर, ये दोनों के परपेंडिकुलर हैं, ये तीनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ये वाले जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ये दोनों के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये ए से भी 90 डिग्री एंगल बनाता है और ये बी वेक्टर से भी, यानी दोनों को मिलाने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब समझिए इस डायरेक्शन में हमें पैंच को आगे बढ़ाना है, तो हमारे जो पेंचकस के घूमने की दिशा रहेगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी, तभी तो ऊपर की ओर पैंच बढ़ेगा। तो इस तरीके से ए से बी की ओर घुमाएंगे तब इस डायरेक्शन में पेंच आगे बढ़ेगा। अगर हम बी की से ए की तरफ को घुमाएं तो तब जो पैंच वो है वो इस डायरेक्शन में यानी पीछे हटेगा। एक तरीके से ये कह सकते हैं, अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ज्ञात करना हो किधर को होगा, अगर हमें बी वेक्टर और ए वेक्टर पता है, इनके बीच का एंगल पता है, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा डाउनवर्ड, यानी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किधर को होगा, ये डाउनवर्ड होगा। ये इस तरीके से ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करना हो तो ए से बी की ओर चलिए, तो पेंचकस से पैंच जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, इसलिए ए से बी की ओर, तो ऊपर की ओर दोनों के परपेंडिकुलर। अब बी से ए की ओर हो तो फिर इस डायरेक्शन में पैंच लगाएंगे और तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा डाउनवर्ड। तो इस तरीके से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक चीज़ और देखिए, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, चूँकि ए वेक्टर क्वांटिटी है कंप्लीट का कंप्लीट, तो ये क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड हुआ। अगर कभी इस तरीके से पूछ ले कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यानी दोनों तरफ मोड़ का निशान लगा दीजिए, तो इसका मतलब है केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, और ये क्या है, केवल मैग्नीट्यूड इतना है, ये इतना, तो ये मैग्नीट्यूड हुआ। तो यानी ए बी साइन थीटा की बात कर रहे हैं। प्रश्न आता है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अकॉर्डिंग टू द राइट हैंडेड स्क्रू रूल। इस तरीके से फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स भी पूछ ले जाते हैं। ये है टॉर्क, यानी जिसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ये किसके बराबर होता है, पोजीशन वेक्टर इनटू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एफ अप्लाइड फोर्स हो गया, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर हो गया। सपोज करिए एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन है, और इसके अबाउट कोई बॉडी को हमें रोटेट करना है, इसके अबाउट ये कोई बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, तो फोर्स तो डायरेक्शन ये होगी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हम दरअसल इसमें। तो हमें करना क्या है कि हमें ये पता करना है, अगर आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। और आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर क्या होता है, ये होता है टाउ वेक्टर, इट मीन्स ये वाला। तो ये हो गया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर।
तो चूँकि आर ये हुआ और एफ ये हुआ, तो कभी भी हमें दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकालना हो तो उनकी टैल से टैल मिला दीजिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये वेक्टर उठा के इसके आगे रख दीजिए, तो ये इनके बीच जो एंगल बनेगा ये थीटा होगा। हमने दो वेक्टर मान लिया, आर वेक्टर और एफ वेक्टर, इनके बीच, तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो दोनों को मिलाने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। चूँकि आर यहाँ बैठेगा, जिसे हम उठा के एज इट इज यहाँ रखें, तो आर शुरू में आया ना, तो आर से एफ की तरफ को चलना है, तो तब अपवर्ड डायरेक्शन में बैठेगी, तो ये बन जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसी तरीके से ये एंगुलर मोमेंटम है, जे इजकल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो जे वेक्टर क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये पोजीशन वेक्टर है, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। डिटेल में हम टॉर्क वगैरह एक नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक है वी इजकल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो इन जब ओमेगा से आर की तरफ चलते हैं तो जो वी वेक्टर की डायरेक्शन मिलेगी या ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन मिलेगी, ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। क्योंकि अभी हमने डायग्राम के माध्यम से समझा था, इस डायग्राम में अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करते हैं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ज्ञात करते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्योंकि हमें पता है कि ए वेक्टर भी ये तो वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये कंप्लीट भी क्या है, वेक्टर है। और वेक्टर में दो चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर दोनों में से एक भी चीज़ बदल जाए तो हम कहेंगे कि वेक्टर बदल गया है। तो चूँकि इस डायग्राम के अनुसार अगर हम भी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है इसमें, डाउनवर्ड, और ए वेक्टर क्रॉस बी के हिसाब से डायरेक्शन कहाँ बैठेगी, अपवर्ड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इट मीन्स अगर कहीं यहाँ सम है या सब्सट्रैक्शन है किन्हीं दो वेक्टरों के बीच और उसकी किसी तीसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर की पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगी, ए के साथ बी में जाएंगे तो पहले ए है फिर बी है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर प्लस का साइन आएगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा। तो ए वेक्टर पहले ए है तो पहले ए को ही लिखना है, वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है पैरेलल वाली। तो पैरेलल में 0 डिग्री भी हो सकता है किन्हीं दो वेक्टरों के बीच और 180 डिग्री भी हो सकता है। तो हम बात करें कि उनकी पैरेलल वेक्टर हैं तो उनकी वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगी। तो वेक्टर में 0 लें तो साइन 0 का मान कितना होगा, फॉर्मूले के हिसाब से साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये सारे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर वो सिद्ध ये ऐसे कहे कि प्रूव दैट ट्रू वेक्टर आर पैरेलल, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उनकी वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर वो वेक्टर प्रोडक्ट उनकी 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि क्या है, वे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। इफ़ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन व्हाट विल बी देयर वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए भी साइन थीटा वाले फॉर्मूले से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखा तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो इस तरीके से ए बी इंटू एन कैप बना। तो इस तरीके से केवल हम मैग्नीट्यूड पे बात करें तो जो दो वेक्टर होती है उनकी जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होती है। एक बार इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक बार और देख लीजिए। तो ये दोनों वेक्टर कब बराबर हो सकते हैं। अभी हमने डायग्राम के हिसाब से देखा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो मैग्नीट्यूड सेम मिलेंगे। तो उस हिसाब से यदि हम इसकी डायरेक्शन बदल दें यानी रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब माइनस साइन लगा दें, तो फिर ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर। यानी बराबर हो सकते हैं यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो।
तो ये तब आपस में बराबर हो सकते हैं। हमने डायग्राम से देखा था कि ये बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर डाउनवर्ड था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपवर्ड था। तो दो वेक्टरों के अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो ये इसके बराबर तो नहीं होगा, इक्वल तो नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन ये हो जाए, रिवर्स कर दें, जैसे एक वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है, तो दो वेक्टर कब बराबर होते हैं? जब उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। तो अगर हम इसे रिवर्स कर दें, इसे रिवर्स करने पर ही क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड वही रखते हुए डायरेक्शन बदली, तो इस हमने क्या लिखा? माइनस के बी वेक्टर। तो इस तरीके से अब ए वेक्टर पर किसके बराबर हुआ? माइनस बी वेक्टर के इक्वल हुआ। अब बच्चों जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है, इसी की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम जो यूनिट वेक्टर है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि इनका आंसर क्या आएगा। जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप, इसका हमें आंसर चाहिए। तो चूँकि हम वेक्टर प्रोडक्ट से जानते हैं, सबसे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साइन लिखने के बाद इनके बीच जो एंगल होगा वो, और यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा किसके? ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। तो इस तरीके से हम इसी फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पर लिखते हैं। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, इसलिए 1 आया, मल्टीप्लाई फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चूँकि ये भी वही यूनिट वेक्टर ही है इसके लिए मैग्नीट्यूड 1, फिर साइन, और चूँकि दोनों आई कैप ही हैं, यानी दोनों यूनिट वेक्टर हो आई कैप ही है, यानी खुद के बीच बना एंगल कितना होगा? 0, साइन 0, और इन दोनों के परपेंडिकुलर। पहली बात तो ये है कि अब ये चाहे कुछ भी वैल्यू हो, साइन 0 हो गया ना, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए सारा क्या बन जाएगा? 0। इसी प्रकार जे कैप क्रॉस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड, और फिर क्या करेंगे? साइन लेंगे, और ये भी दोनों जे ही हैं, जे कैप हैं, इसलिए 0, एन कैप, ये सारा क्या बनेगा? फिर 0। इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों? 0 आ जाएगी। लेकिन अब जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो इसी फॉर्मूले के आधार पर ए बी साइन थीटा और एन कैप, इसे समझिए। पहले इसका मैग्नीट्यूड आई यानी 1, ये जे कैप है, ये भी यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई डायरेक्शन, तो इंटू 1 इंटू साइन, और इनके बीच का एंगल आई जे और के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, साइन 90। अब देखिए यहाँ एन कैप लिखा हुआ था, तो एन कैप का मीनिंग क्या है? नॉर्मल। किसके नॉर्मल? वो यूनिट वेक्टर होगा, और किसके नॉर्मल होगा? जो जिनकी हमने वेक्टर प्रोडक्ट की है उन दोनों को मिलाने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर, और किसके? आई से जे की तरफ चलते हुए। तो यहाँ पर देखिए जब आई से जे की तरफ चलेंगे तो कौन सा पड़ेगा बच्चों? वो पड़ेगा दोनों के परपेंडिकुलर, कौन सा होगा? के कैप होगा। तो यहाँ जो एन कैप था यानी नॉर्मल, किसके नॉर्मल? दोनों के नॉर्मल, आई और जे के, तो यहाँ पर आ जाएगा के कैप। तो इस तरीके से साइन 90 का मान भी 1 होगा, तो इस तरीके से बन जाता है के कैप, यानी आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्या होगा? के कैप होगा। इसी तरीके से जब हम जे वेक्टर और के वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो इसी तरीके से पहले इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड, फिर साइन, फिर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और जे और के परपेंडिकुलर, ये जे इस डायरेक्शन में, के इस डायरेक्शन, तो दोनों के परपेंडिकुलर क्या बनता है? ये बनता है, और जे से ए की तरफ को, तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल से वो आई एक्स डायरेक्शन में बैठेगा नहीं, और यूनिट वेक्टर होना चाहिए एक्स डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर कौन होता है? आई कैप होता है, इसलिए इनका मान सबका 1 हुआ, और ये क्या बना? आई कैप। इसी तरीके से के क्रॉस आई, ये कितना होगा? के क्रॉस आई क्या होगा? के वेक्टर से आई की तरफ चलेंगे, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड 1, फिर इसका मैग्नीट्यूड 1, फिर साइन, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, और यहाँ एन कैप का मतलब दोनों के नॉर्मल यूनिट वेक्टर के और आई। जब के से आई की तरफ को चलेंगे तो दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा राइट हैंड स्क्रू रूल से वो वाई डायरेक्शन में बैठेगा, और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन होता है? जे कैप। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर, सॉरी यहाँ जे आएगा, जे कैप। तो इस तरीके से आई क्रॉस जे निकाला तो के आया, जे क्रॉस के निकाला तो आई आया,
और के क्रॉस आई निकाला तो जे आया। तो इन्हें याद रखने के लिए हम एक सीक्वेंस याद कर लेते हैं, एक साइकिल, जैसे आई लिखा, जे लिखा और के लिखा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से। जैसे आई, इसके बीच में क्रॉस लगाएंगे, आई क्रॉस जे कैप किसके बराबर होगा, नेक्स्ट के। जे क्रॉस हमें ये डायरेक्शन रखनी है क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, नेक्स्ट के। जे क्रॉस के कैप किसके होगा, आई के क्रॉस आई किसके होगा, जे के। तो इस तरीके से अगर हमें बाय द वे क्या चाहिए, जैसे हमने आई क्रॉस जे फाइंड आउट किया और कितना आंसर आया, के, और हमें फाइंड आउट करना है क्या है, जे कैप क्रॉस आई कैप। अभी हमने पढ़ा था कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, लेकिन माइनस साइन लगा दो और तब हम रिवर्स करें तो तब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो जे क्रॉस आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप। इसे दोबारा लिख लेते हैं बच्चों। ये क्या था, हमें क्या फाइंड आउट करना था, जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप, और आई क्रॉस जे कितना आता है माइनस एज इट इज़, और इसका आंसर कितना आया था, के कैप। तो इस तरीके से हम इनका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। के क्रॉस जे कितना होगा, के कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर होगा, माइनस जे कैप क्रॉस के कैप, और जे क्रॉस के की कितनी वैल्यू आई थी, आई, माइनस एज इट इज़, और जे क्रॉस के की जगह क्या लिख देंगे, आई माइनस का आई कैप। इसी तरीके से के क्रॉस आई को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें आई क्रॉस के फाइंड आउट करना हो तो आई क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप, इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के कैप क्रॉस आई कैप, और इसकी वैल्यू कितनी थी, जे, माइनस एज इट इज़। इस तरीके से कितना आ जाएगा, माइनस का जे कैप आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने जाना कि आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप ये भी जीरो होता है, और ये भी। आई क्रॉस जे कितना है, के। अगर हमें जे क्रॉस आई करना हो तो जे क्रॉस आई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी आई, के, वो वैल्यू यहाँ रख दी हमने तो माइनस के। इसी तरीके से अदर की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे अच्छा तरीका है आई जे के इस सीक्वेंस में लिखिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे तो क्या आएगी, जे क्रॉस के की पूछे तो नेक्स्ट आएगी यानी आई, और के क्रॉस आई की तो नेक्स्ट यानी जे आएगी। क्रॉस का उल्टा पूछता है तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। यदि ए वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। हमें पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है, दो वेक्टरों की गुना करने पर वेक्टर ही मिलता है। तो अगर आई जे के में हो, कोई भी दो हो या तीनों हो या अकेला हो, तो वो आई जे के में होने का मतलब वेक्टर में है। तो अगर इनके प्रोडक्ट करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट तो भी आई जे के में आने चाहिए। तो उसका तरीका क्या है बच्चों, सबसे जैसे क्रॉस भी करना है तो सबसे पहले आई, मोड़ का निशान ऐसे लगाइए, आई जे के लिख लीजिए। जैसे पहले यहाँ ए लिखा है तो अब आई के नीचे ए के हमें कंपोनेंट लिखने हैं, किसके साथ में, आई के, जे के और के साथ में। तो आई के नीचे क्या आएगा, यहाँ चूँकि पहले ए लिखा है तो आई के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, 3, तो हमने यहाँ 3 लिखा है आई के सीध में नीचे। फिर आता नंबर किसका, जे का, तो जे के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, -1, तो यहाँ -1 लिखा। फिर क्या है, पहले ए के ही लिखने हैं इस रो में, के साथ में मल्टीप्लाई में क्या मानेंगे, 1, तो यहाँ 1 लिखा। इसी प्रकार अब किसका नंबर आ गया, बी का, तो आई के नीचे क्या लिखेंगे, जो आई के साथ मल्टीप्लाई में यानी 4, फिर जे के साथ में क्या है 2, और के साथ में क्या है -7। ये प्लस माइनस प्लस क्या है लिखा है, ये रो और कॉलम का होता है, -1 की पावर r + c यानी रो प्लस कॉलम। तो यानी जैसे मैं सबसे पहले आई को लो तो आई लिखा तो ये प्लस का लिया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। जब जे लेंगे तो माइनस का लिखा जाएगा। तो अब जैसे आई को हमें सोल्व करना है तो इसमें क्या करना है बच्चों, आई जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसे छोड़ दीजिए, यानी इस तरीके से।
ये छोड़ दीजिए, ऐसे पेन चलाने की आवश्यकता नहीं समझाने के लिए। तो जो बचा, अब इसमें क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है, राइट टू लेफ्ट और लोअर टू अपर, लोअर टू अपर, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ लेकिन लोअर टू अपर, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये तो हमने उसे छोड़ दिया, आई लिख दिया। अब यहाँ जो बचे हमारे पास, तो राइट में कौन है, 1 और माइनस का 7 है, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करें कि ऐसे, तो राइट से लेफ्ट इस साइड में बैठेगा और लोअर टू अपर, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में लेनी, तो -7 इंटू -1, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, ये हर बार लगेगा इस तरीके से। फिर जो बचे उनकी मल्टीप्लाई, जैसे 2 इंटू 1 बचा, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर ली। अब किसका नंबर आया, जे का, तो जे के साथ क्या आना, माइनस। अब इसके भी कंपोनेंट इसमें कैसे लिखे जाएंगे, तो इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, 3 4 1 -7। तो फिर कोई इसकी मल्टीप्लाई यानी राइट टू लेफ्ट और लोअर टू अपर, यानी -7 इंटू 3, तो -7 इंटू 3, फिर माइनस आएगा। अब हमारे पास ये बचे थे 4 इंटू 1 कर लिया हमने। इसी प्रकार अब के का नंबर आया, तो के के साथ क्या आएगा, प्लस, तो इस कॉलम को छोड़ दिया और इस रो को छोड़ दिया, तो हमारे पास ये बचे, तो वही राइट टू लेफ्ट, तो इस तरफ को मल्टीप्लाई करनी है, लोअर टू अपर, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, अपर टू लोअर या लोअर टू अपर, वो तो वैसे ही लिख दिया कि आपकी समझ में आ जाए। तो 3 2 जा 6, यहाँ 3 2 जा, और फिर कितना बचा, ये माइनस आता ही है, और फिर 4 इंटू -1। अब इसे सोल्व करना है, तो आई एज इट इज़, ये कितना बना 7, माइनस एज इट इज़ और 2 1 2, माइनस जे, ये कितना बनेगा 7 21 बनेगा माइनस का, तो हमने यहाँ माइनस का 21 लिखा, फिर ये माइनस है, माइनस साइन लगाया, 4 1 जा 4। अब किसका नंबर आया, के का, प्लस के, और 3 2 जा 6, और ये माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई आएगी -4, और ये माइनस कैसा बन जाएगा, प्लस। इस तरीके से हमारे पास 7 में से 2 गया 5, और साथ में आई था, और यहाँ माइनस के 25 बनेगा, और ये बाहर माइनस का तो प्लस का बन जाएगा, +25 जे, और इसी तरीके से 6 4 10 10 के। तो हमारे पास इस तरीके से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाता है। अगर वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो पहले बी के कंपोनेंट लिखे जाएंगे, जो ए बी एक्स बी वाई बी जेड, जो इनके साथ में मल्टीप्लाई में होते हैं आई जे के में, तो इसे बोलते हैं बी एक्स बी वाई और बी जेड। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। चाहे तो हम यहाँ जैसे 5 कॉमन लेकर शेष जो बचेगा वो भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अगर हमें इसी से बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर फाइंड आउट करना है, हमें पता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, तो यहाँ पे लिख देते, तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट की हमने पढ़ी, ये तो वो सिंपल इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे देगा और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर पूछ लेगा, या आपको वो ये कहेगा कि प्रूव दैट बोथ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था इस वाले फॉर्मूले से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा और एन कैप। अगर पैरेलल है तो थीटा का मान 0 होगा, नहीं सारा 0 हो जाएगा। अगर देखो वो सपोज करो ये वैल्यू इस प्रकार से होती है और वो कहता है कि प्रूव करो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा इस तरीके से। अगर ये हल करते करते सोल्व करते करते 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि बोथ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर वो ये कहता है कि प्रूव दैट बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तब हमें स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या थे, जो ए वेक्टर है उसके साथ में आई जे और के साथ में जो कंपोनेंट होंगे मल्टीप्लाई में ये, तो ये ए एक्स ये ए वाई यहाँ -1 है यहाँ 1 है, इस तरीके से। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।